दुनिया भर के बाजारों से आज फिर शुरुआत करने के लिए है बेहतरीन संकेत। अमेरिका में रही शानदार तेजी और डाउ फ्यूचर्स भी है दमदार प्रदर्शन करते हुए। तो ऐसे में एसजेएक्स निफ्टी की सुस्ती टूटेगी और क्या 13,000 की तरफ बढ़ेंगे, 13,000 छुएंगे, पार करेंगे, टिकेंगे या फिर उसके आसपास छूकर लौट आएंगे। यह है एक्सपायरी के हफ्ते में आज बड़ा सवाल। लेंगे जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ढेर सारे सवाल हैं, जवाब जानेंगे अनिल जी के साथ और जानेंगे कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर आपको आज रखना है फोकस। सर, सबसे पहले तो बताइए आज के ट्रेड के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? अमेरिका से आते हुए दिख रहे हैं दीप बड़े ट्रिगर्स, और अमेरिका से जो ट्रिगर्स आ रहे हैं वो कमाल के हैं। 325 अंकों की मजबूती रही है अमेरिका में डाउ में। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स भी 250 अंक मजबूत है। करीबन 500 पॉइंट की तेजी आपके हाथ में है अमेरिका की। और वजह जेनेट येलेन हो सकती है नई वित्त मंत्री, जिसे वहां ट्रेजरी सेक्रेटरी कहा जाता है, और ये बाजारों में जोश बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन स्तरों पर आता हुआ दिखा है। इसका मतलब ये कि रिस्क लेने की क्षमता लोगों की बढ़ रही है और गोल्ड को हेज के तौर पर जो आमतौर पर लोग खरीदते हैं वहां पर बिकवाली होती दिख रही है। लेकिन आज कोरोना को लेकर एक अहम बैठक के कुछ बड़े डेवलपमेंट भी, जिसमें प्रधानमंत्री आज तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद ये देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार कोरोना की इस बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए क्या किसी तरह के प्रतिबंध लगाने की सोचती है। तो आज इस अहम बैठक पर नजर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई फैसला आता है, किसी तरह का कोई आगे चलते हुए ट्रिगर आता है, तो एक बार वित्त मंत्रियों के साथ माफ कीजिएगा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद ही होता दिखेगा। तो ये एक बड़ा ट्रिगर होगा आपके लिए आज के लिए। आपसे जी दी। बिल्कुल अनिल जी, तो कोरोना की तो रोज बात हो ही रही है, वैक्सीन को भी लेकर भी खबरें आ रही हैं, तो दोनों अच्छी और बुरी खबरें कोरोना को लेकर हैं। पर ये जो नई तेजी आई है अमेरिकी बाजारों में, और अब जो ट्रम्प साहब भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि चलो मैं इलेक्शन हार गया, हालांकि पब्लिकली नहीं दिखा रहे हैं अभी, उसको कैसे समझें? और जेनेट येलेन जो वहां की वित्त मंत्री बनने की संभावना है, इसकी तरफ बाजार का क्या व्यू रहेगा सर? एक्चुअली जिस मार्जिन से ट्रम्प साहब हारे ना, उसके बाद लोगों की सहानुभूति भी ज्यादा रही नहीं। अब जो मतलब उनके वो कहते हैं ना कि वो फेंस पर बैठे हुए सपोर्टर कभी इधर या कभी उधर वाला मामले में, वो भी यही सोचते होंगे अब कि नहीं, इनका तो हारना निश्चित ही था और जो हारे वो सही हारे। तो अब ट्रम्प साहब के पास बहुत ज्यादा ठीक है, आपका रवैया आइडियल है और आप कानूनी दांव पे जानते हैं या कर सकते हैं तो करिए, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन वो बात समझ चुके हैं कि सत्ता हाथ से निकल चुकी है और ऐसे में बेहतर यही कि लड़ते रहें, लड़ना है तो, लेकिन इस सत्ता का स्थानांतरण आप कर दें, ट्रांसफर कर दें पावर को, तो बेहतर होगा। और ये जो संकेत आता हुआ दिखा, यही बाजार के लिए कल नया था। ये तो पता था कि आगे पीछे ये होगा, लेकिन ट्रम्प साहब इतना आसानी से मान लेंगे ये पता नहीं था, और इसने बाजारों में जोश भरा। पहली बात। दूसरी बात जो जोश भरने वाली रही दीप, वो ये थी कि जेनेट येलेन को वहां की ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी कि एक तरह से अमेरिका के वित्त मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। इस बात के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और उन्हें मार्केट फ्रेंडली माना जाता है, बाजार के लिए अच्छा माना जाता है। तो जो एक जो बाइडेन साहब की चुनावों के पहले एक इमेज बनी हुई थी कि ये तो बाजार के दोस्त नहीं है, मार्केट फ्रेंडली नहीं है, शायद कहीं न कहीं उस बात पर एक बड़ा मतलब ये कहें कि क्या कहना चाहिए, वो दाग धुलता हुआ हटता हुआ नजर आएगा अगर जेनेट येलेन बनती है तो। वो एकदम साफ साफ संकेत दे दीजिए। देखिए, मेरी थॉट प्रोसेस कुछ भी है, लेकिन जिन मंत्रियों का और जिन टीम का मैं चुनाव कर रहा हूं वो डेफिनेटली बाजार को समझते हैं और बाजार के लिहाज से काम करेंगे। तो ये एक बड़ा संकेत है जो अमेरिका में आता हुआ दिख रहा है। इसे अमेरिकी बाजार एंजॉय कर रहे हैं। ये दो बड़ी चीजें हैं पॉजिटिव साइड पर। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना की कहर अभी भी बरकरार है। हालांकि वही है, कोरोना में आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। अगर आप महीने 2-3 महीने का देख रहे हैं तो कोरोना का डर है, जिस तरह के नए मामले आते हुए दिख रहे हैं, और 2-3 महीने के बाद देख रहे हैं तो आपको पता है वैक्सीन हाथ में आएगी। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो आपको पता है कि कोरोना से काफी लोगों को जान का नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी पड़ने के संकेत फिर से आ रहे हैं। और लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आपको पता है कोई भी महामारी अब तक जितनी हुई है दुनिया में, सारी टिकी नहीं। एक समय के बाद वो सारी महामारियां खत्म हुई, कोरोना भी खत्म होगा। और दूसरी बात है कि अल्टीमेट
अल्टीमेटली इकोनॉमिक रिकवरी भी आएगी। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच की जो रस्साकशी है, आमतौर पर इसमें शॉर्ट टर्म वाले व्यू वाले जीतते हैं, लेकिन फॉर अ चेंज इस वक्त बाजारों में और स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्ग टर्म व्यू ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है। उसकी भी मैं वजह बता दूं क्यों। लॉन्ग आमतौर पर जब हर रोज बाजार ट्रेड करते हैं, हर रोज बाजार खुलते हैं और उस समय शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट, शॉर्ट टर्म व्यू ज्यादा आपके लिए काम करता हुआ नजर आता है, लॉन्ग टर्म कम होता है। लेकिन इस बार क्यों लॉन्ग टर्म व्यू वाले भारी पड़ रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह दीप ये है कि एक तो ये आपके लिए राहत पैकेज आने की तैयारी में है, और जितनी ज्यादा कोरोना की फिर से दिक्कत, उतनी ही नई सरकार अमेरिका में बड़ा राहत पैकेज और जल्दी राहत पैकेज देने की कोशिश करेगी। और ऐसे में भले उनके बहुमत ना हो, तब भी विरोधी पार्टी उसका एक जरूरत से ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि अमेरिका में राहत पैकेज की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब आपको पता है कि 2023 तक आपको ब्याज दरें बढ़ानी नहीं है और ऊपर से स्टिमुलस पैकेज आकर लिक्विडिटी और बढ़नी है, तो फिर आप पैसा लगाएंगे कहां। इसका मतलब है कि अमेरिका में इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि अगले साल 2 साल तो आपके पास लाइसेंस है तेजी करने का, जहां इंटरेस्ट रेट्स कम है और लिक्विडिटी भरपूर। तो ये कारण है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, और खराब खबरें मूड नहीं बिगाड़ पा रही है, और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल सुधरने की उम्मीद और जेब में पैसा, ये दोनों अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी करते हुए दिख रहे हैं। दीप, बिल्कुल, तो भरपूर तेजी कायम है सर। क्या मानना चाहिए जो अब नए ट्रिगर्स आए हैं, क्या इससे और एफआई इनफ्लोज जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं भारत की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि सर 50,000 करोड़ से ज्यादा की एफआईएस ने खरीदारी कर ली है इस महीने, अब तक का रिकॉर्ड देखा गया है, और जिस पेस गति से खरीदारी हो रही है, क्या ये ट्रिगर्स और उस खरीदारी को बढ़ा सकते हैं? क्या मानना चाहिए जिस तरह से नंबर्स आए हैं सर? दीप, थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, और सरप्राइजिंग है तो गलत भी नहीं, क्योंकि अब तक का सबसे बेहतरीन महीना रहा है हिंदुस्तान के इतिहास का एफआईएस के फ्लोज के लिहाज से। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 50,000 करोड़ के ऊपर का फ्लो आपको इतना पैसा एफआईएस का आता हुआ दिखे। और उसकी वजह साफ है कि दुनिया भर के बाजारों में पैसा जो आता दिख रहा है इक्विटी मार्केट में, उसका एक हिस्सा हमें भी मिल रहा है। एफआईएस अंडरवेट थे जब मार्च के महीने में कोरोना का ये कहर आया, उस समय उन्होंने काफी कुछ पैसा निकाला भी। आपने देखा भी खुद कि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 40% तक इतना नीचे भी चली गई थी, न सिर्फ मार्च अप्रैल में गई, बीच में एक बार और भी गई। उसके बाद अब एफआईएस को जब समझ में आया है कि भाई ठीक है, इमर्जिंग मार्केट्स में हिंदुस्तान में आप इतना अंडरवेट नहीं हो सकते, तो अब ये खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो एफआईएस के फ्लोज सबसे बड़ा ट्रिगर भारतीय बाजारों में अगर कोई है तो देखिए, अल्टीमेटली आप कितनी भी खबरें, कितनी भी अच्छी या बुरी खबरें रख दें, जिसे खरीदना है वो खरीदेगा, जिसे बेचना है वो बेचेगा। अगर खरीदने वाले भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं कि मैं सारी खबरों को नजरअंदाज करके अगर मुझे हर भाव पे खरीदना है, तो फिर सीधी सी बात है बाजार गिरेंगे नहीं, और एफआईएस की तरफ से भी वही होता हुआ दिखा है। अनडाउटेडली ये पैसा बहुत जबरदस्त आता हुआ दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हॉट मनी ना हो। हॉट मनी से मतलब दीप वो होता है कि वो पैसा जो मोमेंटम के हिसाब से आता है कि अच्छा माहौल चल रहा है, चलिए लगाते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा माहौल खराब होने के संकेत आए तुरंत बेच कर निकल जाते हैं कि चलिए ठीक है, 5, 10, 15% जो बन गया लिया, निकलिए। तो ये वो उस तरह की, देखिए ऐसा नहीं कि ट्रेडर्स हिंदुस्तान में ही है, एफआईएस भी ढेर सारे ट्रेडर्स है, और कई बार आप देखिए जब गैप से ओपनिंग ऊपर या नीचे की तरफ होती है, तो आमतौर पर जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि अगर 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे खुले तो फिर ऐसा खुलते ट्रेड कौन करता होगा। तो ये वो एफआईज है, एग्रेसिव एफआईज है, हेज फंड्स हैं जो हॉट मनी लेकर बैठे हैं और वो काफी पैसा लगाते हैं। लेकिन इस बार फॉर अ चेंज जो अच्छी बात दिख रही है वो कैश मार्केट की दमदार खरीदारी दिख रही है, और कैश मार्केट की खरीदारी आमतौर पर टिकाऊ होती है और बहुत जल्दी वापस नहीं निकलती। तो ये एफआईएस का पैसा सबसे बड़ी बात दीप जो है वो 2 चीजें कर रहा है। पहला, बाजार की नीचे की रिस्क को कम कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, और जैसे ही गिरता है बाजार 1-1.5 दिन का 2 दिन का करेक्शन दिखाता है, उस 1.5-2 दिन के करेक्शन में फिर से तेजी से खरीदारी आती हुई दिखती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि हर एक लेवल पर ये शॉर्ट्स क्रिएट कर रहा है, और शॉर्ट्स क्रिएट करने के बाद शॉर्ट कवरिंग को जबरदस्ती ट्रिगर कर रहा है। तो जो लोग बाजार में ट्रेड करें वो बहुत क्लियर है, या तो आप अपने बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, और अगर आप शॉर्ट करें तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा और बहुत छोटे मुनाफे के लिए, और जल्दी से घूमना होगा। नहीं तो फिर आप हर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का इंतजार करें, और बाजार उसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को पकड़कर वापस से रिकवर कर रहा है। मसलन कल आप देखिए, कल हम 12,750 12,825 की रेंज दे रहे थे, एग्जैक्टली 12,825 से बाजार घुमा है।
28,850 बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली वो लेवल है जहां से बैंक निफ्टी घुमा है और वहां से 29,400 के आसपास तक ऊपर में गया, 29,500 तक जाता हुआ दिखा है। तो बाजार एकदम परफेक्ट लेवल से ट्रेड कर रहा है और चूंकि आपके सामने बड़े लेवल्स हैं तो इसलिए एफआईज के फ्लो के दम पर आप एक उम्मीद जरूर रख सकते हैं कि बाजार के गिरावट की या नीचे के जाने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आप ज्यादा नहीं गिरेंगे और लाइफ टाइम हाई के आसपास अगर आप 100-150 पॉइंट के रिस्क निफ्टी पर लेकर नहीं चलेंगे, 500 पॉइंट के रिस्क अगर आप बैंक निफ्टी पर लेकर नहीं चलेंगे तो फिर कैसे ट्रेड करेंगे? तो आपको पता है रिस्क कितनी है और ये सबसे बढ़िया बात है बाजार के लिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो बढ़िया खरीदारी आ रही है बाजार में और एफआईएस की तरफ से जो एपेटाइट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, अच्छा सर, फिर एक ब्रॉडर क्वेश्चन मार्केट्स पर और उसके बाद आज के सेटअप की भी बात करेंगे। ये जो आप एक दो दिन से पेयर स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, निफ्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी पर प्रेशर दिखाएगा, कल के ट्रेड में भी यही रहा। इसके क्या वजह है? थोड़ी मुनाफा वसूली, कंसोलिडेशन बैंक्स में है या कुछ और रीज़न है? और क्या ये ट्रेंड कायम रहेगा? दीप, कल तक मैं कॉन्फिडेंट था, आज नहीं हूं और उसकी वजह यह है कि देखिए कल एक मेरे पास रीजन था, जो नई गाइडलाइंस आई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, उसमें बड़े बैंक्स के लिए थोड़ी मुश्किल थी, मसलन कि आईसीआईसीआई, एसबीआई, जिन बैंक्स के पास बहुत सारे दूसरे कारोबार हैं और वो नॉन फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, जो बात नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के स्ट्रक्चर की जो बात थी, उनमें इन बैंक्स को, कोटक महिंद्रा बैंक, इनको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है आगे चलते हुए, इनके क्या होगा, तो वो एक सेंटिमेंट थोड़ा सा कमजोर वाली बात थी। लेकिन एक चीज क्लियर है दीप, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है, कल परसों और आज भी निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। उसकी दो वजह है। पहला, हर रोज निफ्टी को बचाने कोई न कोई आ ही जाता है। कल रिलायंस आ गया, कभी आईटी शेयर आ गए, कभी फार्मा आ गए, कभी सीमेंट आ गया, कभी ऑटो आ गए। तो वो रोटेशन जो है ना, वो रोटेशन बहुत परफेक्ट और बहुत मजबूत है। हर 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन का करेक्शन या सुस्ती किसी एक सेक्टर में दिखती है और वो सेक्टर वापस चल पड़ता है। तो रोटेशन से सारे सेक्टर चल रहे हैं और ऐसे में रोटेशन से सेक्टर चलने से सबसे बड़ा फायदा है कि निफ्टी मजबूत है। यही वजह आप देखिए, पिछले 3 दिनों में 2 बार निफ्टी लाइफ हाई बना चुका है। शुक्रवार को बनाया, आज फिर से बना, कल फिर से बनाया और आज फिर से शायद बनाएगा। तो ऐसे में निफ्टी बेहद मजबूत है। इस लिहाज से आप देखेंगे तो पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस हो। लेकिन एक चीज मैंने कल आखिरी आधे घंटे में देखी थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल बैंक निफ्टी में काफी ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आया है और आखिरी आधे घंटे में ओपन इंटरेस्ट जोर से गिरा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि कुछ लोगों ने बैंक निफ्टी में पोजीशन कम की है कल आखिरी घंटे में। अब एक तरह से इसे देखें तो अच्छी बात है कि थोड़ी पोजीशन कम हो गई, बाजार हल्के हो गए। और दूसरी तरफ ये भी संकेत आता है कि क्या इसका मतलब लोग बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि कल आप देखिए एक खबर और बाजार बंद होते आई थी जो शायद लोगों ने इग्नोर किए, वो ये कि 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो चीन और हांगकांग से आना था, सरकार ने उस पर रोक लगा दी और सरकार का ये कहना है कि बिना देखे हम एक भी पैसा वहां से आने नहीं देंगे। और देखिए ये पहला कदम है, पहली शुरुआत है। तेजी के मार्केट में हम इस तरह की खबरों को इग्नोर करते हैं, देखते नहीं कि अरे ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर रुकता है, ये छोटी बात नहीं है और इसके लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट हो सकते हैं। ये आपको तब याद आएगी जब बाजार करेक्शन के मूड में आएगा। तेजी के मार्केट में हम अच्छी खबरों को नजरअंदाज करते हैं और मंदी के मार्केट में माफ कीजिएगा, तेजी के मार्केट में बुरी खबरों को नजरअंदाज करते हैं और मंदी के मार्केट में अच्छी खबरों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बाजार की, हमारी, आपकी, सबकी आदत है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। तो मेरा ये समझना है, हाँ अब भी मुझे कंफर्ट तेजी करने के लिहाज से मैं ये नहीं कह सकता कि बैंक निफ्टी ज्यादा भाग नहीं सकता, भाग भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे तेजी करने का कंफर्ट जो है वो निफ्टी में ज्यादा नजर आ रहा है और अगर मुझे मंदी करनी है तो वो कंफर्ट मुझे बैंक निफ्टी में अभी तक ज्यादा नजर आ रहा है। मैं बैंक निफ्टी पर मूड तब चेंज करूंगा जब 29,500, 29,600 के पार निकलकर टिके, तो फिर मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस कम होती दिखेगी और वापस बैंक निफ्टी भी लीडरशिप में आ सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 28,800 के नीचे ट्रेड करना फिर से शुरू करे तो फिर जो व्यू है वही बरकरार रहेगा। तो देखते हैं 3 दिनों के करेक्शन, 2.5-3 दिनों के करेक्शन के बाद बैंक निफ्टी में क्या होता है, क्योंकि आजकल कोई भी सेक्टर 2-3 दिनों से ज्यादा का करेक्शन दिखाता नहीं, दीप वापस से चल पड़ता है। तो देखते हैं आज क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल अनिल जी, तो आज इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए ट्रेड के हिसाब से भी। ट्यूसडे का सेशन है, यूजुअली एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ती है ट्यूसडे के दिन। तो चलिए सर, फिर आज के संकेत बताएं, किस तरह का सेटअप लग रहा है आपको?
ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईज के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव, वायदा कारोबार न्यूट्रल, सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। 12,750, 12,825 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, कल वाला आज भी। 12,965, 13,000 ऊपरी रेंज है जहां बाजार पहुंचना चाहिए। 13,000 पार करके टिके तो 13,050, 13,100 तक की तैयारी है और हो सकता है एक्सपायरी तक, यानी कल तक फिर 13,175, 13,200, 13,150, 200 के आसपास तक जा सकते हैं। तो फिलहाल जो हमारी रेंज थी कि 12,800, 13,200 ये हायर जोन है, उस हायर जोन का हायर जोन, इस हायर रेंज का हायर जोन बाजार टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है 13,150, 13,200 की तरफ, बशर्ते कि 13,000, 13,025 को पार करके टिक जाए। बैंक निफ्टी 28,725, 28,850 दिन की छोटी रेंज है, सपोर्ट जोन है, और इसके नीचे 28,450, 28,600 मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे खरीदारी करने के लिहाज से। ऊपर में 29,250, 29,400 छोटा रुकावट वाला लेवल है, उसे 29,500 भी आप मान सकते हैं। उसके ऊपर 29,600 और 29,750 मजबूत प्रॉफिट बुकिंग जोन है। 29,750 की आपको अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है 23 मार्च के बाद की, 29,749 की 18 तारीख को, वो आपके लिए ऊपर का लेवल होगा। ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। अब आइए दिन की छोटी रेंज निफ्टी की 12,875, 12,965 लाइफ टाइम हाई के आसपास, ये आपकी छोटी रेंज है। 12,825, 13,000 ये दिन की मीडियम रेंज है, ज्यादा संभावना है कि आप इसी रेंज से काम चला लेंगे। और 12,750, 13,050 दिन की बड़ी रेंज लेकर चलें। बैंक निफ्टी 28,850, 29,250 दिन की छोटी रेंज, 28,725, 29,400 दिन की मीडियम रेंज, 28,600, 29,500 दिन की बड़ी रेंज, और इसके ऊपर निकले तो 29,600, 29,750 फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी का। जी दीप। बिल्कुल, तो कुछ अहम रेंजेस हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। सर, दिन के हिसाब से छोटी बड़ी रेंज क्या निकल कर आती है? दीप, जो दिन की रेंज है वो यही कि 12,875, 12,965 इस पर नजर रखें निफ्टी के लिहाज से। 12,825, 13,000 मीडियम रेंज होगी, और 12,750, 13,050 बड़ी रेंज है, और बैंक निफ्टी की रेंज जो मैंने आपको दी अभी वही है। इसके अलावा एफआईज की तरफ से जो खरीद इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है वो 1% घटी है, कोई खास बात नहीं, 70 से 69% हुई है। पुट कॉल रेशियो जस का तस है 1.57 पर, और इंडिया विक्स जरूर थोड़ा सा 6% बढ़कर आया है, लेकिन इतने नीचे के लेवल पर है कि 6% बढ़ा है तो भी चिंता की बात दिख नहीं रही। आइए अब आपको मैं स्टॉप लॉसेस के लेवल बता दूं। जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन है वो स्टॉप लॉस रखें 12,800 पर, इंट्राडे भी क्लोजिंग बेसिस पर भी 125 पॉइंट दूर है, लेकिन उतना रखना चाहिए आपको अगर आपको रिस्क कम करनी है तो। बैंक निफ्टी 28,800 ये आपके लिए वेल डिफाइंड क्लियर कट स्टॉप लॉस है। इंट्राडे में भी अगर 28,800, बेसिकली 28,750, 28,800 शॉर्ट टर्म टारगेट है दिन के लिए, लेकिन आप क्लोजिंग बेसिस पर 28,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस एक ही रखना चाहिए, वो है 13,000 का, या 13,025 कर ले। और बैंक निफ्टी पर अब 29,500 के ऊपर निकले तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लें। जी जी बिल्कुल सर, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए कुछ अहम लेवल्स, आपके लिए नई पोजीशंस आज कैसे बनानी चाहिए सर? निफ्टी खरीदे आप 12,800, 12,850 की रेंज में मिले तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं मिले तो आप 12,800 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद ले। 12,800, 850 की रेंज में खरीदते तो 12,900, 12,925, 12,960 और 13,000 ये आपके लिए टारगेट होंगे। और अगर अभी खरीदते हैं ओपनिंग पे जो मैं बताऊंगा, तो आपका स्टॉप लॉस 12,875 का होगा, और टारगेट आपके लिए 13,000, 13,050, 13,100 तक के टारगेट बनेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ खुलते हैं उस पर रहेगा। जो लोग बेचना चाहते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही बेचे, अदरवाइज ना बेचे। 12,975, 13,025 ये रेंज है जहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 13,100 आपका स्टॉप लॉस होगा, और मैं ये कहूंगा कि ना करें तो इंतजार करें, ज्यादा बढ़िया है नीचे आए और वहां से खरीदें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12,935, 12,900, 12,875 ये आपके लिए वो लेवल्स हैं जिसके लिए आपको शॉर्ट पोजीशन करनी है। नई पोजीशन बनाने के लिए बैंक निफ्टी खरीदे 28,450, 28,600 मेरे लिए अच्छा लेवल है जहां पर मुझे खरीदारी करने में कोई संकोच और डर नहीं है। 28,400 का छोटा स्टॉप लॉस है। 28,725, 28,825, 28,900 और 29,050 ये चार टारगेट के लिए वहां खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है और चूंकि बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन और करेक्शन दिखा चुका है, तो आप एक चांस थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, और वो लेवल होगा आपका
28,725 28,850 की रेंज में आता है, तो वहां भी एक चांस लेकर आप खरीदारी कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा 28,675 का होगा। ऊपर 28,900, 29,050, 29,175, 29,225 और 29,400 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 29,400 से 29,600 की रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। 29,800 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 29,250, 29,175, 29,075 और 28,900, 28,850, ये तमाम वो टारगेट है नीचे के जिनके लिए बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इस रेंज में बनाने में कोई हर्ज नहीं। 29,400, 29,600 की रेंज में एक बार आपको शॉर्ट करने का चांस लेना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल। तो दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके मिलने वाले हैं, इन लेवल्स का ध्यान रखना जरूरी है। सर, वायदा कारोबार में बड़े चेंजेस हुए हैं बैन के हिसाब से। 7 स्टॉक्स कल बैन से बाहर निकल कर आए और आशीष हमें इंडिकेशन भी इसका दे ही रहे थे। पीएनबी, आइडिया, डीएलएफ, एल&टी फाइनेंस, बीएचईएल, कैनरा और आरबीएल बैंक अब बैन से बाहर हैं, पर 3 स्टॉक्स की एंट्री हुई है और 3 स्टॉक्स बने हुए हैं। तो आज के लिए 6 स्टॉक्स रहेंगे आपके लिए बैन में। सर, फंड्स का डेटा फिर से वही एक्शन, अच्छी खरीदारी एफआईएस की तरफ से, बट बिकवाली करी है डीआईएस ने, क्या समझे? और वायदा कारोबार के हिसाब से क्या अहम लेवल्स रहेंगे? दीप, बैन से बाहर तो आए लेकिन इतना लेट के अब क्या फायदा। बच्चे कितने, आज और कल का दिन बचा है सीरीज में तो अब ज्यादा क्या होना है। बट ठीक है, चलो फाइनली निकले तो सही, टाइम से निकले तो बढ़िया है। बट अब ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात है कि बैन में स्टॉक जितने कम है उतना बढ़िया। अब क्या हो गया कि बैन में आप पोजीशन को रोल ओवर नहीं कर सकते, तो वो एक समस्या है। इस वजह से स्टॉक्स एक्सपायरी के नजदीक बैन में आते हैं, बैन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि ये लोग अपनी चॉइस से पोजीशन छोड़ रहे हैं कि चलो छोड़ो यार, खत्म करो, कब तक बैन में रहेंगे। लेकिन ये कि रोल ओवर आप कर नहीं सकते, इस वजह से बैन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं ये शेयर। आइए एनीवे, जो डेटा की बात की, एफआईएस के डेटा हम बात कर ही चुके हैं। 50,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी महीने भर में, अमेजिंग है। मतलब 4,700 करोड़ की फिर से कल में कैश में खरीदारी। घरेलू फंड दबाकर बेच रहे हैं, 2900 करोड़ उन्होंने फिर बेचा है। मैं तो कहता हूं बढ़िया है, जिसको खरीदना खरीदे, जिसको बेचना बेचे। दोनों ही तरह के व्यू स्ट्रांग होने चाहिए, ये बाजार की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 73 करोड़ की खरीदारी है। थोड़ी खरीदारी, थोड़ी बिकवाली, लगभग न्यूट्रल है। 700 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, जो कि कोई खास बड़ी बात है नहीं। ठीक है, इतना तो चलेगा आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वायदा कारोबार के आंकड़े थोड़ा सा विक्स बढ़कर आया है, हल्की सी चिंता, यानी कि 13,000 के आसपास थोड़े आप वोलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट को रेशियो जस का तस 1.57 पर है, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, और इसके अलावा अब आप देखें तो जो डेटा है मैं बता दूं, इमीडिएटली निफ्टी पर जो सपोर्ट है वो 12,800 है, जहां 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और 13,000 आपके लिए हल्की रुकावट का लेवल है, जहां पर 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो बड़ी रेंज आपके लिए 12,800, 13,000। 12,900 के ऊपर जब तक आप हैं मजबूत है। अगर 25 पॉइंट कमजोर भी हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि 12,900 के पुट पर 25 लाख शेयर है और कॉल्स में 25 लाख शेयर है, लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट। तो ये आपके लिए निर्णायक लेवल, रस्साकशी वाला लेवल है। दीप, एक चीज जो अच्छी इंटरेस्टिंग दिख रही है, जो बताना चाहता हूँ, मंथली एक्सपायरी है। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जस्ट एक गेस करिए, वाइल्ड गेस, कि अगर आज निफ्टी 13,000 के ऊपर निकलकर टिकता है, ठीक है, 13,000 के ऊपर स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूं, तो कितने कॉल राइटर्स शॉर्ट होंगे? मतलब कितने लोगों ने कितनी क्वांटिटी में कॉल बेची हुई, एक कुछ अंदाजा लगाइए हल्का सा। 30-40 लाख सर, उसके आसपास। परफेक्ट, 1,72,00,000। 13,000 पार करते ही 1,72,00,000 कॉल राइटर्स हैं जो कॉल बेचकर बैठे, और ये सारे 13,000 के नीचे के हैं। मुझे भी ऐसे ही सरप्राइज हुआ जब मैं डेटा कल रात को पढ़ रहा था। 1 करोड़। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हर लेवल पर कॉल राइटर्स ही शॉर्ट कवरिंग ला रहे हैं, वही सहारा दे रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। और अगर 13,000, 13,025 पार करके टिका तो ये कल तक फिर 13,200 आ जाएगा, कल ही तक आ जाएगा, क्योंकि ये जो कॉल राइटिंग होगी, इन्हें स्वाहा कल ही होना है। इनका जो भी है काम खत्म कल हो जाना है, कल 3:30 बजे इनका आखिरी टाइम है। तो इस लिहाज से ये जो कॉल राइटर्स है, यही सबसे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग दे रहे हैं। अब आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब यहां पर है, इसीलिए मैं निफ्टी पर ज्यादा बुलिश हूं इस वक्त बैंक निफ्टी के मुकाबले में। 2 रीजन, पहला सेक्टोरल टर्निंग, कोई न कोई सहारा देने आता है, और दूसरा ये
कॉल राइटर्स, थैंक यू वेरी मच, जिनकी वजह से निफ्टी गिरता नहीं है और जिनकी वजह से शॉर्ट कवरिंग कराते हैं। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है इस वक्त डेटा के लिहाज से। निफ्टी के डेटा में 1,72,00,000 शेयर 13,000 पार करते ही शॉर्ट हो जाते हैं। और अगर 12,900 की बात करें तो 12,900 तक भी 1.25 करोड़ शेयर तो शॉर्ट है ही, अभी भी है। 1.25 करोड़ शेयर तो अभी भी है, क्योंकि आप 12,925 पर बंद हुए हैं, तो इस लेवल के ऊपर बंद हुए हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में डेटा कम है दीप। 29,000 आपके लिए निर्णायक लेवल है, जहां पर आप बंद हुए। 8-8 लाख शेयर दोनों ही हैं पुट और कॉल में, तो 29,000 के ऊपर हैं अच्छे, 29,000 के नीचे तो थोड़े कमजोर हैं। अगला जो बड़ा लेवल है 29,500 का है, जहां 12 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है कॉल्स में, और हाईएस्ट भी है। अब बड़ी तेजी आपको बैंक निफ्टी में तब बनेगी जब 29,500 के पार निकलकर आप टिके, तब बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, तब तक नहीं। बैंक निफ्टी में इतने शॉर्ट नहीं है। आप इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, बैंक निफ्टी मजबूत नहीं है फिर भी शॉर्ट नहीं है। वहां पर प्रॉब्लम मालूम है क्या है ट्रेडर्स की? जो चीज मजबूत है उसे शॉर्ट करना है और जो चीज कमजोर है उसे शॉर्ट नहीं करना है। आई डोंट नो ये कौन सी थ्योरी में है, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मजबूत बैंक निफ्टी है तो निफ्टी को क्यों शॉर्ट कर रहे हैं? अगर कमजोर बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी को क्यों नहीं शॉर्ट कर रहे हैं? ये इसका सवाल आपको अपने आप से पूछना है एज ए ट्रेडर, क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी के डेटा इतने खराब नहीं है, वहां पर शॉर्ट्स भी नहीं है, वहां लॉन्ग भी कम है, लेकिन वो कमजोर हो रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से प्रोबेबली लोगों ने प्रॉफिट बुक किए, लेकिन निफ्टी मजबूत है, मजबूत निफ्टी। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है, कई लोगों का, ट्रेडर्स का सिस्टम क्या है, अरे इतना बढ़ गया मैं ले नहीं पाया, चलो नहीं बढ़ गया ना, वापस तो नीचे आएगा ही, शॉर्ट कर दो। ये थ्योरी गलत है, और इस थ्योरी पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये आपका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा। मजबूत जो है उसे लॉन्ग करना है, कमजोर जो है उसे शॉर्ट करना है ट्रेडर के तौर पर। अगर इन्वेस्टर हैं तो अच्छी क्वालिटी का शेयर कमजोर है तो लॉन्ग करना है, अच्छी क्वालिटी का शेयर मजबूत है तो वहां प्रॉफिट बुक करना है। इन्वेस्टर और ट्रेडर की वो मानसिकता बिल्कुल उल्टी होनी चाहिए। ट्रेडर को मजबूत शेयर को खरीदना है, कमजोर शेयर को या इंडेक्स को शॉर्ट करना है, जबकि इन्वेस्टर के लिए वो उल्टा है। तो वो प्रॉब्लम वही, आप मिक्स कर देते, सब गालमेल कर देते हैं, और इस गालमेल में हो रहा है उल्टा। बैंक निफ्टी नहीं शॉर्ट हो रहा है, निफ्टी शॉर्ट हुए जा रहा है, और वो निफ्टी नीचे आता नहीं फिर। बिल्कुल अनिल जी, तो मोमेंटम के साथ लड़ाई नहीं करनी है, और जो अनिल जी डेटा बता रहे हैं उस लिहाज से निफ्टी और ऊपर की मूव आज या कल दिखा सकता है। तो ये तो रहा आज का पूरा सेटअप। देखते हैं किस तरह का ट्रेडिंग एक्शन रहेगा। पर आइए आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहने वाले हैं, साथ ही कौन सी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। कुशल, वरुण और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं आज के ट्रिगर्स, खबरों वाले शेयर्स, रिजल्ट्स कुछ जो आए हैं वो क्या है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब देखिए, सबसे पहले तो आप इंगर्सोल रैंड इंडिया पर फोकस रखिए। यहाँ पर ओएफएस जो है आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। पेरेंट कंपनी जो है वो करीब 4.5% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेचने का प्लान है इनका, जिसकी फ्लोर प्राइस जो है 578.60 तय की गई है। साथ ही श्री लेदर्स, इसका बायबैक पर आज बोर्ड बैठक है, तो इस कंपनी पर भी फोकस रखिए। और दो कंपनियां, मयूर यूनिकोटर्स शेयर बायबैक की एक्स डेट है आज, और साथ ही प्राइकॉल पर भी नजर रखिए क्योंकि इनकी भी राइट्स इशू पर आज एक्स डेट है। साथ ही आईआरसीटीसी, इनके लिए पॉजिटिव खबर है, 24 से 27 नवंबर के बीच जो है ये नॉन डील जो रोड शो है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे, जिसमें जो पोटेंशियल निवेशक है उनसे ये बातचीत और मुलाकात करेंगे। साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर जो गूगल इंटरनेशनल एलएलसी है, उनसे इनको करीब 33,737 करोड़ रुपए की जो राशि है वो प्राप्त होती हुई दिखी है। आपको पता ही है कि जो डील हुई थी 7.73% हिस्सेदारी जो है इन्होंने रिलायंस जियो में खरीदी है, और गूगल के साथ 15 जुलाई को निवेश के लिए इन्होंने ये करार किया था। साथ ही ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, इस पर भी फोकस रखिए क्योंकि 26 नवंबर यानी कि परसों जो है इनकी बोर्ड बैठक है पूंजी जुटाने को लेकर, तो यहां पर आज देखिए आज किस तरह का रिएक्शन होता है। साथ साथ स्पाइस जेट, यहां पर भी फोकस रखिए क्योंकि आईसीएमआर और स्पाइस हेल्थ ने करार किया है कोविड-19 टेस्ट के लिए, तो जो मोबाइल आरटीपीसीआर टेस्ट जो है इसकी ये शुरू हो जाएगी, और जो इसकी कीमत लगाई जा रही है अभी 499 रुपए प्रति टेस्ट जो है ये आपको अदा करने होंगे। इनफैक्ट 6 घंटों में जो है इसके टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे, और साथ ही जो दिल्ली के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए पूरी तरह से फ्री है। और अंत में एस्ट्राजेनेका, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, उनका बयान आता हुआ दिखा है, काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि साल के अंत तक कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके अप्रूवल के लिए ये टारगेट रख रहे हैं कि बाय ईयर एंड जो है ये इस वैक्सीन के लिए अप्रूवल दे देंगे। इनफैक्ट
जुलाई 2021 तक जो है ये करीब 40 करोड़ डोजेस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है और मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो रखा गया है वो 1,000 रुपये प्रति डोज का है। ओके, तो वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें हैं, टेस्टिंग भी बढ़नी पड़ेगी, तो कोरोना को लेकर कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। आइए आपको बता दें कुछ और स्टॉक्स जो वरुण के पास हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो अडानी पावर को अपने रडार पे रखिए, क्योंकि 6100 मेगावाट के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पंजाब सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला है और 3 रुपये 35 पैसा पर यूनिट से 3 रुपये 95 पैसा पर यूनिट की ये डील है वो हुई है। इसके अलावा बीपीसीएल एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला है, अपोलो ग्लोबल से बीपीसीएल में हिस्सा खरीदारी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला है। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज लिकर लाइसेंस को ट्रांसफर करने वाली है ये कंपनी। बेसिकली ये इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करने वाली है, इसके चलते लाइसेंस जो है उसको ट्रांसफर करेंगे। कुछ बल्क डील्स हुई है। आवास फाइनेंशियल्स, यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस ने 35 लाख शेयर्स बेचे हैं, लेकिन नोमुरा इंडिया ने 9 लाख शेयर्स खरीदे हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 6,60,000 शेयर्स खरीदे हैं। 1515 रुपये प्रति शेयर के भाव पे सौदा हुआ है। मैट्रिमोनी.com, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 7,40,000 शेयर्स खरीदे हैं और CMBD2 ने 9 लाख शेयर्स बेचे हैं, तो काफ़ी फंड एक्शन इसमें भी हुआ है। कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग, सीक्वेंट साइंटिफिक में प्रमोटर्स ने 19 नवंबर को करीब 5 लाख शेयर्स बेचे हैं और गोदरेज एग्रोवेट में प्रमोटर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज ने 17 से 18 नवंबर यानी कि इन 2 दिनों में करीब 66,000 शेयर्स जो है उनको खरीदा है। ओके, तो कुछ फंड एक्शन भी आपके लिए और ढेर सारे और खबरों वाले स्टॉक्स। आइए आपको बता दें ब्रोकरेजेस भी आपके लिए और ढेर सारे और खबरों वाले स्टॉक्स। आइए आपको बता दें ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले HDFC बैंक CLSA की बढ़िया रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य देखिए 1525 से बढ़ाकर 1700 कर दिया और पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो दूसरी बार जो है लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है। कह रहे हैं कि जो नए CEO का ट्रांजिशन है काफी स्मूथ देखने को मिला है, जिसके चलते स्टॉक पर काफी बुलिश है। ICICI बैंक जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 530 से बढ़ाकर 570 कर दिया है। 568 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट का भरोसा है कि आगे जाकर ब्याज दरें हैं वो स्थिर देखने को मिलेगी। और लेकिन एक चीज़ उन्होंने ये भी हाईलाइट की है कि जो सेक्टर है इसमें कंपटीशन भी बहुत देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 610 से बढ़ाकर 700 कर दिया है। 596 कल की क्लोजिंग है। LNT पर CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1125 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स पर कंपनी जो फोकस कर रही है इससे फायदा देखने को मिलेगा। टाटा स्टील मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 690 के लक्ष्य के लिए। 542 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि यूरोप में कार्बन स्टील की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है और भारत में भी अगर आप देखें तो स्टील की डिमांड काफी बढ़िया है। अपोलो टायर्स UBS की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 145 से बढ़ाकर 220 रुपए कर दिया है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नोमिरा की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1728 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1675 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि एग्री सेक्टर में अगर आप देखें तो तेजी देखी जा रही है, जिसका कंपनी को फायदा देखने को मिलेगा। और अंत में 2 टू व्हीलर स्टॉक्स पर रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की। हीरो मोटोकॉर्प पर फोकस रखना होगा क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग है इसे डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी गई है। लक्ष्य 3550 से घटाकर 3440 रुपए कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि स्टॉक जो है थोड़े से महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बजाज ऑटो ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया 3500 रुपए का। 3072 कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली वैल्यूएशंस बेहतर है। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन होने वाला है। चलिए करते हैं एक्शन की शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, बिगुल के साथ करते हैं। सबका स्वागत। तो शुरुआत करते हैं सिमी जी के साथ। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका आज का पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा आज का पिक ऑफ द डे होगा ICICI बैंक, जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा रिकवरी देखने को मिलना चाहिए। अभी अभी न्यूज भी सुनने को मिला है कि इसमें अच्छा खबर भी है, तो ठीक है ICICI बैंक को खरीद कर देखना पड़ेगा। क्योंकि अनिल जी ये स्टॉक एकदम सपोर्ट में आके बैठ गया था कल। 468 467 के आसपास सपोर्ट है। मुझे लगता है कि ये आज होल्ड करेगा।
464 का एक हल्का सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। इंट्राडे का टारगेट होगा 480 के आसपास। 477 480 ये दो टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग करने का सलाह होगा मेरा। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में करें खरीदारी। आज रिपोर्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका क्या इरादा है, क्या खरीदेंगे? अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी आईटी में जो कल स्ट्रेंथ दिखी थी मुझे लगता है आज भी कंटिन्यू होगी। मैं टीसीएस बाय करने की सलाह दूंगा। 2724 का बंद है। 2700 का मेरा एक दो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा। 2790 का टारगेट मुझे दिखता है आज और कल में आना चाहिए। टारगेट कितना बताए वागले साहब? 2790। ओके, तो चलिए ये है वागले साहब की राय खरीदारी करने के लिहाज से टीसीएस 2790 के टारगेट के लिए। सुप्रभात कुणाल जी, बताइए क्या खरीदना है, कैश का स्टॉक है या एफएनओ? अनिल जी देखिए, जिस तरह भी वागले जी आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे थे, अनिल जी आईटी स्टॉक है और वो भी कैश मार्केट का शेयर है। स्टॉक का नाम है अनिल जी साइंट लिमिटेड, जिसमें शुक्रवार के ट्रेड में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखाई दिया। और अनिल जी स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही शानदार है। काफी समय से इस ब्रेकआउट का मैं इंतजार कर रहा था। तो साइंट लिमिटेड पिक ऑफ द डे है। यहां पर 466 रुपए पर 466 पर एक स्टॉप लॉस रखें। 525 और 550 ये दो टारगेट हैं जिनके लिए साइंट में मेरी खरीदारी की राय। ओके, 525 550 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है साइंट में आपके लिए राय कुणाल जी की तरफ से। राकेश जी गुड मॉर्निंग सर, आपकी क्या राय है? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी आज जो मेरा पिक ऑफ द डे है अनिल जी, ये पिक ऑफ द डे से बढ़कर है, ये वेरी वेरी स्पेशल पिक है और ये स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 24 रुपीज 80 पैसा, 24 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 32 रुपए 32 रुपीज के टारगेट के लिए खरीदना है। काफी समय से ये स्टॉक चला नहीं है और अब ये स्टॉक जो है यहां से एक बड़ी उछाल दिखाएगा। 32-33 के लेवल इसके अंदर दिसंबर महीने में देखने को मिल सकते हैं अनिल जी। ओके, 32 रुपए के लेवल के लिए आपको करनी है जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी। आइए अब कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन भरपूर होने वाला है, उन पर ली जाए राय। सबसे पहले इंगरसोल रैंड। कुणाल जी इसके चार्ट देखिए और बताइए। कल का बंद है 655 रुपए। ऑफर फॉर सेल आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% लानी है और 12% डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस तय हुई है 578 रुपए 60 पैसे पर। कल रिटेल के लिए खुलेगा। इंटरेस्टिंग बात है कि रिटेल को डिस्काउंट देने की भी बात कही जा रही है कि रिटेल कैटेगरी में 12% का डिस्काउंट भी जाएगा। ये अच्छी खबर लगी मुझे कि चलिए ऑफर फॉर सेल में रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान रखकर उन्हें डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी प्राइस पर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देंगे। तो पहले तो बताएं कि क्या 578.60 ये प्राइस ठीक है? किस प्राइस के आसपास बिड किया जा सकता है, खरीदना चाहिए या नहीं? अनिल जी मुझे लगता है कि एक बार के लिए आपको रेंज बाउंड एक्शन देखने को मिलेगा। इस स्टॉक का अगर आप स्ट्रक्चर देखें अनिल जी तो मुझे 700 रुपए पर एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस नजर आती है। तो 700 रुपए ऊपर की तरफ पार होने में काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी और नीचे मुझे लगता है अनिल जी कि 600 रुपए से लेकर के जो भी मौजूदा भाव है इसके बीच में ही ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। तो मेरे इन स्तरों पर अनिल जी खरीदारी की राय नहीं है। ओके, चलिए फिलहाल खरीदारी करने की राय नहीं है, कोई बात नहीं, इंतजार करें और देखें थोड़ा सा क्या कुछ होता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक और स्टॉक है। सिमी जी जरा इसके चार्ट देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसकी वजह यह कि इनके पास आवास फाइनेंशियल के शेयर थे जो इन्होंने बेचे 9 लाख शेयर 1515 रुपए में। और एसबीआई लाइफ ने खरीदे हैं ये शेयर और नोमुरा ने खरीदे हैं। एसबीआई लाइफ ने 6.5 लाख शेयर खरीदे हैं, नोमुरा ने 9 लाख शेयर खरीदे हैं और एयू स्मॉल फाइनेंस ने बेचे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस को फायदा होगा ये शेयर बेचने का। 35 लाख शेयर टोटल उन्होंने बेचे हैं। अनिल जी मैं सिर्फ चार्ट का ही रीड करूंगी। चार्ट का जो भी चार्ट में देखने को मिल रहा है, किसका फायदा होगा वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे जानना भी नहीं है। अनिल जी चार्ट इतना बढ़िया है अनिल जी, एक छोटा सा पेनेंट आप ट्रेंड में है, बढ़िया चार्ट है, छोटा सा पेनेंट बना है। ब्रेकआउट आएगी 890 के ऊपर और ब्रेकआउट के बाद मिनिमम 100 पॉइंट का रैली इसमें एक्सपेक्टेड है।
तो किसका फायदा होगा वो मुझे मालूम नहीं है, पर एयू फॉर्म स्मॉल फाइनेंस का जो भी शेयर होल्डर्स है उन लोगों को बहुत ही जल्दी 100 रुपया का फायदा मिलने वाला है। तो ये मेरे तरफ से तो बाई है। ओके, आपके मुंह में घी शक्कर। और तब तक आप एक काम करिए, आवाज फाइनेंशियल के चार्ट्स भी देख कर रखिए सिमी जी। मैं थोड़ी देर में फिर से आ रहा हूं आपके पास, तब तक एक बार वागले साहब से रिलायंस पे ली जाए राय। वागले साहब, जो पहले स्टेक्स बेचने का सिलसिला इनका चल रहा था रिलायंस का, जिसमें इन्होंने गूगल को जो स्टेक बेची थी 7.73%, उसके 33,737 करोड़ रुपए ये रकम मिल चुकी है। कल रिलायंस अच्छा प्रदर्शन करते हुए 1950 पर बंद भी हुआ। आज के लिए टारगेट्स, और क्या 1950 पे भी आप खरीदना चाहेंगे? अनिल जी, मुझे थोड़ा सा साइडवेज लगता है। मैं ये नहीं कहता कि जल्दी में नहीं हूँ खरीदने के, क्योंकि मंथली पैटर्न इसका पिछले महीने में ऊपर में थोड़ी सी बिकवाली आई है। 2300 का टॉप बना है, 2300 2330 के आसपास। तो मुझे लगता है एक बार 1800 के आसपास आ सकता है, ये मंथली पैटर्न सजेस्ट कर रहा है। तो अगर मेरे को शॉर्ट टर्म में मेरे को कोई 1900 1980 ये रेंज है मेरे लिए, या मे बी 1900 2000 ये रेंज है, मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। तो बाय भी करना है तो भी 1900 के आसपास बाय करना है। और ये जब 2100 के पार निकलेगा फिर इसमें एक बड़ी मूव आएगी, जो कि 2250 2300, और ये वीकली मंथली व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है। मुझे लगता है 1850 1830 का बॉटम जो है वो ब्रेक होना मुश्किल होगा। जाता भी है तो एक बार उधर बॉटम बनेगा और फिर वहां से बाउंस होगा। मंथली पैटर्न चलेगा नहीं चलेगा मैं मतलब हम देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है 1800 के आसपास इसका बेस बनना चाहिए। ओके, 1800 के आसपास बेस बनने की संभावना है, ये आपके लिए है इस वक्त। बंसल जी, matrimony.com के चार्ट्स देखकर रखिए तैयार, क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहां पर 7,40,000 शेयरों की खरीदारी की 644 रुपए पर। जब तक आप चार्ट देखें तब तक एक काम मैं है ना सोचा हूं कुणाल जी को भी दे देता हूं। कुणाल जी, आप सीक्वेंट साइंटिफिक के चार्ट देखिएगा, और तब तक एक काम और करता हूं जो मैंने दिया हुआ है सिमी जी को। सिमी जी, आपके आवाज फाइनेंशियल के चार्ट्स रेडी हैं? बताइए। जी बिल्कुल रेडी है अनिल जी। चार्ट्स तो इसमें भी बढ़िया चार्ट्स ही नजर आता है, पर कल का जो क्लोजिंग था और कल का जो हाई था इसमें थोड़ा सा फर्क है। 1610 का हाई बनाने के बाद स्टॉक 1527 के आसपास बंद हो गया था। तो इसमें ये तय है कि इसमें जो ब्रेकआउट आने का था वो ब्रेकआउट कल सक्सेसफुली नहीं आया था। तो फ्रेश रैली अनिल जी 1610 के ऊपर जाने से ही मिलेगा। ओवरऑल चार्ट लास्ट में से अगर देखेंगे एक अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है, जिसमें बहुत ही टाइट रेंज में मेंटेन किया। 1350 का सपोर्ट है, 1600 का रेजिस्टेंस है, करंटली 1527 के आसपास। मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा टाइम ले सकता है ब्रेकआउट सक्सेसफुली दिखाने में। तो 1610 के ऊपर फ्रेश बाई रिकमेंड करूंगी। नहीं तो कंसोलिडेशन फेज में जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है वो 1400 1450 के आसपास अगर मिलता है कोई भी करेक्शन में, वहां पे 1350 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 1800 1850 तक का टारगेट के लिए, वो भी मीडियम टर्म नजरिया से। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए या तुरंत कुछ फायदा शायद इसमें नहीं मिलेगा देखने को। हाँ, ओके। तो ये है आपके लिए आवास फाइनेंशियल्स पर खरीदारी करने की राय इस वक्त। ओके बंसल जी, matrimony.com, इसे देखिए और इसे चार्ट से हटाकर देखिए। चार्ट और पैटर्न से आप शादी करते हैं वो अलग चीज है, ये वो एक्चुअल शादी वाली कंपनी जो मतलब वेबसाइट है जो एक्चुअल शादी कराती है। इसके सिर्फ चार्ट देखिए, इस पर आप अपना बायोडेटा पोस्ट ना करें। अब बताइए चार्ट देखकर क्या कुछ है इसमें। नहीं अनिल जी, देखिए इसके अंदर जो अनिल जी स्पेशल है, बायोडेटा तो आएगा। अनिल जी देखिए, इसमें 574 575 के अराउंड भी किसी म्यूचुअल फंड की बाइंग हुई थी, और मोस्ट लाइकली अनिल जी तब भी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदा था, आई एम नॉट श्योर, बट किसी म्यूचुअल फंड ने खरीदा था, और अब दोबारा से एक फंड की बाइंग हुई है। टेक्निकल पैटर्न काफी स्ट्रांग है। जब 575 पे खरीदा था तब भी मेरा पसंदीदा मतलब कि वो पैटर्न था 575 पे, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ आई एम मैरिड टू, और अभी भी वो पैटर्न है जिसको मैं बोलता हूँ आई एम मैरिड टू। मुझे नहीं पता अनिल जी, वो लोग भी टेक्निकल पैटर्न देख के बाइंग कर रहे हैं कि उनकी बाइंग करने के बाद ये पैटर्न बन रहा है, बट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। इन स्तरों पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों नजरिए से ओवरवेट बाइंग की जा सकती है मैट्रिमोनी के अंदर। कुणाल जी, सीक्वेंट साइंटिफिक चार्ट देख लिया आपने? प्रोमोटर्स ने इनके शेयर बेचे हैं 19 तारीख को 5 लाख शेयर, इसलिए मैं पूछ रहा था चार्ट पे क्या है सिचुएशन सीक्वेंट साइंटिफिक।
अनिल जी देखिए चार्ट ठीक ठाक है, चार्ट में किसी तरह की अभी सेल का सिग्नल दिखाई नहीं पड़ता है, केवल 170 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस नजर आती है। और अभी कल परसों भी हमने देखा कि ऊपर के लेवल से कुछ सेलिंग का दबाव देखने को मिला है, तो 170 का लेवल पार होगा अनिल जी, तब इसमें नई खरीदारी की राय देंगे। फिलहाल जिनके पास पोजीशन है मेरी बने रहने की राय है, स्टॉप लॉस जरूर रखें और स्टॉप लॉस आपको फिलहाल 150 रुपए पर 150 पर रखना चाहिए। 170 पार होने के बाद नई खरीद करें। ओके चलिए, इस बीच में किरण जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। किरण जी से मैं उनकी पिक ऑफ द डे लूं उससे पहले एक पर्सनल सवाल पूछना था कुणाल जी आपसे, एकदम पर्सनल, अगर आप बुरा ना माने और ईमानदारी से जवाब दे तो पूछता हूं। और सवाल ये है कि आपके दिल के करीब ज्यादा कौन है, बंसल जी या फिर आशु मदान जी? अनिल जी आज तो कुणाल जी गए काम ये तो से। बड़ा ही मुश्किल सवाल है अनिल जी। दिल के करीब अनिल जी, दिल के करीब दो लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ना ना ना, दिल तो एक ही है, दिल तो एक ही करीब हो सकता है। दोनों में से कौन करीब है, इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। अनिल जी दोनों करीब है अनिल जी, आशु जी भी बहुत करीब है अनिल जी, और बंसल जी तो दिल के अंदर ही हैं। अरे कुणाल जी बहुत आसान सा जवाब था, इसका जवाब आपको ये देना था, इन दोनों से ज्यादा अनिल जी आप मेरे दिल के करीब है। मेरे ऊपर डाल देते हैं, मैं कुछ वापस काउंटर क्वेश्चन नहीं करता, बोल देना चाहिए मैं ज्यादा करीब हूं, लेकिन दोनों में से ज्यादा करीब देखो निकले आशु मदान जी, और उन दोनों से ज्यादा करीब मैं हूं, क्योंकि आज कुणाल जी का हैप्पी बर्थडे है। और तो पहले तो कुणाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और ये बधाई इसलिए कि देखिए बंसल जी ने याद नहीं दिलाया कि आपका बर्थडे है, ये मुझे आशु जी ने मैसेज करके भेजा, अरे कुणाल जी का बर्थडे है। तो सच्चा प्यार तो कुणाल जी आपका आशु मदान जी के साथ ही है। तो हमारे पूरे पैनल की तरफ से आप जो ये गोल्डन टाई पहनकर बैठे हैं, इसी तरह से जिंदगी भर गोल्डन गोल्डन चमकते रहें। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। और बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी ऐसा नहीं है, देखिए आज मैंने पिक ऑफ द डे में बोला था कि ये मेरी वेरी वेरी स्पेशल पिक है, तो मैंने सोचा था अनिल जी आप पूछेंगे, आप एकदम गोली की तरह मेरी पिक ऑफ द डे के बाद, स्पेशल पिक के बाद आप दूसरे सवाल पे चले गए। तो मैंने तो अनिल जी आज सुबह सुबह वेरी वेरी स्पेशल पिक GMR इंफ्रा दी है, और वो अनिल जी बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से कुणाल जी के जन्मदिन पर व्यूअर्स को अनिल जी। चलिए बहुत बढ़िया। मैं मिस कर गया, मुझे आशु जी का मैसेज आया है, उन्होंने बोला कि शायद आपको ध्यान नहीं है, मैंने कहा हाँ ध्यान नहीं रहा, लेकिन एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आइए हमारे दो और एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे पिक ऑफ द डे लें, सुमित जी भी और किरण जी भी। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी कुणाल जी का बर्थडे है, तो ये स्टॉक उनको डेडिकेट करता हूँ। उन्होंने ये रिटर्न गिफ्ट है, उन्होंने मेरे बर्थडे पे एक स्टॉक दिया था, तो बाय करना है ग्रैन्यूल्स फंडामेंटली भी अच्छा है, और जिस तरीके से एक अच्छे रेंज से ब्रेकआउट कल के सत्र में हुआ, उसके बाद डिलीवरी मार्किंग बहुत स्ट्रांग हुई है, तो मेरा मानना है कि इधर से काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। पर अगर 2 दिन का व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि 413 419 के टारगेट देखने को मिलेंगे। पर अगर 1 महीने का अगर अवधि देते हैं तो मुझे लगता है कि 480-90 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। इस ट्रेड के लिए 384.50 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। कितना स्टॉप लॉस क्या बता रहे हैं सर किरण जी? 384.5। ओके, 384 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ ग्रेन्यूल्स में करें खरीदारी 413 419 के टारगेट के लिए। सुमित जी बताएं सर, आपका सुपर हिट स्टॉक पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो पिक ऑफ द डे है वो है फार्मा स्पेस का डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी के अंदर कल लोअर लेवल से बाउंस देखने को मिला है, अब ये बाउंस यहाँ से एक्सटेंड होने को तैयार है, और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर में 5000 का लेवल ब्रेक करने को तैयार है। डॉक्टर रेड्डी में कोई भी डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले, 4800 के आसपास इसके अंदर बाय बनता है, नीचे में 4670 4700 के सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में स्टॉक का जो टारगेट बनेगा 4950 से 5000 का बनेगा, 4950 5000, ये 2 टारगेट्स इमीडिएट डॉक्टर रेड्डी के होंगे, और 5000 का लेवल तोड़ने के बाद ये पोजिशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फिर 5200 से 5300 तक के लेवल भी पोजिशनली देखने को मिलेगा।
फिलहाल इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से 4950 से 5000 के टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, डॉक्टर इज रेडी, बिल्कुल चलने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए है तैयार है हमारे साथ शर्मा साहब भी। गुड मॉर्निंग शर्मा साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे, कौन सा शेयर आपने पसंद किया है आज? जी, सुप्रभात अनिल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। और सबसे पहले जो आपके पैनलिस्ट में जिसका बर्थडे है, मैं सुन नहीं पा रहा था, अभी ज्वाइन किया है मैंने, तो उसको बहुत बहुत बधाई। और आपके बताए हुए जी कुणाल जी, तो कुणाल जी आपके मुंह पे साल भर माँ सरस्वती बैठी रहे और आपके जो पावन शब्द आपके मुंह से निकले उसके सभी जो दर्शक हैं उनको भरपूर फायदा हो, ऐसी मेरी माँ सरस्वती से प्रार्थना है। अब आज का जो स्टॉक पिक है वो है सर माइंड ट्री। तो ये मैंने कल ऑप्शन दिया था रात को, तो ऑब्वियसली वो आज भी अभी भी वैलिड है। मेरा मानना है कि जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र है के स्टॉक्स हैं वापस एक बार रिकवरी के बाद, मतलब जो प्रॉफिट टेकिंग के बाद अब वापस नए सिरे से चलने के लिए तैयार हैं। हमने इनके अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा है और माइंड ट्री के अंदर मैं सलाह दे रहा हूं कि 1400 की कॉल 30 रुपए पे ली जा सकती है, स्टॉप लॉस 19 रुपए का और टारगेट रहेगा आपका 55 रुपए। ओके, 55 रुपए तक के टारगेट के लिए माइंड ट्री का कॉल ऑप्शन खरीदें। और ये कॉल ऑप्शन है आपके लिए 1400 वाला, मिल रहा है 30 रुपए में। कल की क्लोजिंग के लिहाज से 19 रुपए का लगाइएगा स्टॉप लॉस और टारगेट रखिए 55 रुपए का। टीसीएस पसंद किया वागले साहब ने, माइंड ट्री पसंद किया है वीके शर्मा साहब ने, और एक और छोटी आईटी कंपनी कुणाल जी ने पसंद की, वो है साइंट। तो एक्शन जो है वो पूरी तरह से, एक तो है आईटी में, दूसरा है फार्मा में, क्योंकि किरण जी ने ग्रेन्यूल्स पसंद किया, सुमित जी ने डॉक्टर रेड्डीज। तो ये पूरे के पूरे एक्शन वाले स्टॉक्स हैं आपके लिए आज। आइए, एक और स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया है और जहां पर राय ली जाए, गोदरेज एग्रोवेट। यहां पर प्रमोटर्स ने की है खरीदारी। गोदरेज इंडस्ट्री जो इनके प्रमोटर, उन्होंने 17-18 तारीख के बीच में 66,000 शेयर खरीदे हैं। इस पूरी स्पेस पर अगर आप ये ट्रैक करते हैं शर्मा साहब तो अच्छी बात है, गोदरेज एग्रोवेट। नहीं तो इस पूरी स्पेस पर मुझे एक राय दीजिए कि क्या यहां पर निवेश के मौके आपको नजर आते हैं? प्रमोटर्स की खरीदारी चल रही है इन लेवल्स पर भी। जी, प्रमोटर की खरीदारी तो वाकई में एक स्ट्रेंथ देने वाली बात होती है, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और जब एक प्रमोटर को ये इस वक्त ये भाव अच्छा लगता है तो शेयर धारकों को तो लगना ही चाहिए। तो उस, और ये जिस सेगमेंट में है एनिमल फीड और अन्य चीजों के अंदर, वो एक कंपनी, वो अपना एक उसका तबका है, अपना एक उसकी डिमांड है और ये जो सेक्टर है ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और मेरा ये मानना है कि आगे चलते हुए इनफैक्ट जो कंपनियां जानवरों की केयर पे ध्यान देती हैं वो उनको वो भी आपकी डिमांड उसके अंदर होनी चाहिए और पूरे सेगमेंट के अंदर ये सब आपके इन्वेस्टर होराइजन में होना चाहिए। बिकॉज ये प्राइस देने वाले बात, बिकॉज जो लोग दवाइयां लेते हैं वो अपने जानवरों के लिए लेते हैं, उनके लिए जानवरों के लिए कैश एक तरह से जनरेटर है, उनके लिए लेते हैं। और जो फीड लेते हैं कुत्तों के लिए या बाहर, आप देखिए मतलब जितना खर्चा लोग अपने पेट्स पे कर रहे हैं, बच्चे तो कम ही होते हैं उनके, तो ये एक सेगमेंट है जिसके अंदर प्राइसिंग पावर आगे भी आने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस सेक्टर को भी आपको मद्देनजर रखते हुए आपके पोर्टफोलियो में इसकी जगह होनी चाहिए। सर, ये ऑब्जर्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने, बच्चे कम होते कुत्ते ज्यादा पालते। ये कहाँ का, कौन से देश का ऑब्जर्वेशन है सर? सर ये सभी जगह का है। बिकॉज आदमी, मैं समझता हूँ कि उसको जो एक सेंस है, मतलब मेरी अपनी ये राय है और मैंने कुछ लोगों से जिनको बताया, इन्वेस्टर्स को, ये बोला कि भाई आप ये देखिए कि इसमें प्राइसिंग पावर बहुत आएगी। और खासकर हमारे यहाँ पे कुछ सेगमेंट है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वो लोग तो रखते ही हैं, तो उनके प्राइसिंग पावर इसके अंदर बहुत जाता है। एक और चीज आजकल बड़ी समस्या है, मैं कहीं जाता हूँ, कई लोगों के घर में ना पेट्स होते हैं, आप कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते, डॉगी बोल दो तो चल जाएगा, कुत्ता बोलो तो नहीं चलेगा। और हाँ, मुझे तो सुबह शाम है ना, सुबह शाम दीप के साथ शो करना होता है, तो मैं दीप की नाराजगी भी मोल नहीं ले सकता है। दीप, वैसे आपके डॉगी का नाम क्या है? दीप के फोटो मैंने डॉगी के साथ बड़े देखे, दीप के पास भी एक बड़ा क्यूट सा पेट है।
अनिल जी, उसका नाम क्रेमर है और अगले महीने उसका बर्थडे भी है, तो एक बड़ी सेलिब्रेशन भी करेंगे। और जो शर्मा साहब बात कह रहे हैं सर प्राइसिंग पावर को लेकर, वो 100% सही है सर, क्योंकि हम लोग अपने घर में भी अपने खर्चे पर फिर भी दो बार सोच सकते हैं अगर कोई महंगी चीज़ ले रहे हैं। पर जहाँ तक क्रेमर का सवाल है, कोई भी खर्चा हो सर दोबारा सोचते नहीं है, वो जो भी खर्चा होता है वो कर लेते हैं सर। क्या बात है सर, प्लीज वेजिटेरियन पार्टी रखना दीप, ताकि हम भी आ पाए, नहीं तो पता चला हम आकर खाली पूंछ ही हिला रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, नाम भी बिल्कुल इंग्लिश है, मतलब कि दीपांशु जी के पेट का नाम भी इंग्लिश है। हाँ। मैंने 2-3 बार मतलब कि कोशिश करी शायद ठीक बोल पाऊं, क्रेमर। अनिल जी नाम भी थोड़ा सा, अनिल जी आप सजेशन दें, अनिल जी नाम थोड़ा इजी रखना चाहिए। खाना तो अनिल जी बात की बात है, पार्टी में जाए तो बुला तो पाए, नाम भी बिल्कुल इंग्लिश है और थोड़ा डिफिकल्ट नाम है अनिल जी। वैसे ब्रीड कौन सी है? भाई ये BTVI के जमाने का है ना, अगर जी बिजनेस में आकर लेते तो कुछ अच्छा सा नाम रखते। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जब जी बिजनेस में नया डोगी जब रखे हैं दीप, तो उसका नाम क्या रखेंगे आप सोच कर बताएं। और जो दीप को पसंद करने वाले हमारे सारे श्रोतागण हैं वो भी ट्वीट कर सकते हैं। जी दीप, आप कुछ कह रहे हैं? अनिल जी बात सही है, और हमारे घर में भी काफ़ी लोग आते हैं जो रेगुलर मिल्क वेंडर्स हैं या बिल्डिंग में भी लोग हैं, तो जो क्रेमर नहीं बुलाता है उसका नाम बिल्डिंग वालों ने किशन रखा हुआ है। तो अगर बंसल जी चाहें तो किशन भी बुला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसको इसी नाम से पुकारते हैं। चलिए बढ़िया है। ओके चलिए बढ़ते आगे। आज का मस्ती का डोज हुआ पूरा, ताकि आपको कभी ये न लगे कि मस्ती की पाठशाला हो नहीं रही है, बीच बीच में चलती रहती है। बस आप जुड़े और चिपके रहें जी बिजनेस के साथ, जैसा कि बंसल जी हर रोज कहते हैं।